Hello everyone, welcome to my another video. Today I am going to discuss with you MA 4 semester books and syllabus. एक स्टूडेंट का जो है वो कमेंट आया था कि इस पे बात की जाए। तो आपके जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो आई थिंक ओवर हो चुके होंगे और अच्छे से आपके एग्ज़ाम जो है वो गए होंगे और बहुत जल्दी आपके जो फोर्थ सेमेस्टर का जो फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस है प्राइवेट और इक्ड्यूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है आपके पास जानकारी कि आपने कौन से कोर्स जो है वो ऑप्ट करने हैं और कैसे उसको ऑप्ट करना है, क्या उसकी बुक्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट और इक्ड्यूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार जो है वो गलत कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, तो बाद में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें मुश्किल आती है। तो आज हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से कोर्स कैसे आपने उसको ऑप्ट करना है और इसके साथ साथ बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है। तो इसको एंड तक देखें। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा। तो इसमें जो है वो यहाँ पे दिया गया फोर्थ सेमेस्टर, इसमें डिजिटेशन है एक, इसके बाद DSE जो मेन कोर्स है आपका 442 443 प्लस 2 DSE कोर्स फ्रॉम देयर स्पेशलाइजेशंस एंड एक जो है वो जेनरिक का रहेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिटेल है। तो 441 जो है वो प्रोजेक्ट वर्क और डिजिटेशन है। इट इज़ कंपल्सरी टू रेगुलर स्टूडेंट्स, है ना। रेगुलर स्टूडेंट्स जो है जो रीजनल सेंटर में पढ़ रहे हैं या जो है वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आपके यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए 441 जो है वो कंपलसरी है। अदरवाइज जो है वो कॉलेज में भी कई बार जो है वो 441 को नहीं देते हैं और इंस्टेड जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो यू कैन ऑप्ट एनी अदर कोर्स। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे ये 441 है, कोर कोर्स है आपके, ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है। इसमें 441 को आप जो प्राइवेट या आपको आपके टीचर बता देंगे, प्राइवेट और इक्ड्यूल के लिए नहीं है। और जो कॉलेज से MA कर रहे हैं उनके लिए भी कई बार कॉलेज के अगर आपको डिजिटेशन करवाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करवाते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाते हैं, प्राइवेट और इक्ड्यूल के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखें आप। तो जो पिछली बार जो हमने दिया था कॉलेज में कोर्स वो था 442 या 443, दो में से एक आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना। 441 को प्राइवेट और इक्ड्यूल, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप माइंड से हटा दें, है ना। तो दो आपके पास कोर्स बचते हैं, एक है 442 इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1947 टू 1990 और एक है रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशनरी आइडिया 443। तो दो में से आप एक चूज कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि कौन सी बुक अवेलेबल है और कैसे आपको सिलेबस मिलेगा। अब दूसरा जो आपका कंपोनेंट है, ये यहाँ पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वो गलती करते हैं। तो ये है आपकी स्पेशलाइजेशन, वन कोर्स फ्रॉम देयर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशंस आपकी जो वो सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में डिसाइड हो गई होगी कि आपने मॉडर्न चूज किया है, मिडिवल चूज किया है या आपने एनिशिएंट चूज किया है। तो जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जब आपकी स्पेशलाइजेशंस आपने ऑप्ट की, उसमें जो आपने भरा, मान लो आपने पिछली बार 330 जो है वो A भरा था, है ना, A भरा था या B या C, तो वही आपका जो इस बार आएगा। तो मान लो जो प्राइवेट और इक्ड्यूल के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम जो मॉडर्न हिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं तो उनका रहेगा HIST 445C। इसकी बुक्स भी जो वो मार्केट में अवेलेबल होती है, तो यही आपने फिल करना है। मतलब आपने ध्यान रखना है कि आपने अगर A भरा है, A फिल किया है तो ऑप्ट किया है तो A, B ऑप्ट किया है तो B है मिडिवल और C ऑप्ट किया है तो C है मॉडर्न। तो इसमें से आप एक चूज कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस उसमें ऑप्ट किया हुआ है। इसके बाद फिर तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा वो भी जो है वो स्पेशलाइजेशन का है ना। तो इसमें भी आपकी फिर चॉइस 446A, जिसने A फिल किया होगा पिछले सेमेस्टर में वो A फिल करेगा, जिसने B किया होगा वो B करेगा और जिसने C किया होगा वो C करेगा। तो 446A इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अर्लियर इंडिया अप टू 1200 AD, ये है हमारा एनिशिएंट का। दूसरा है 446B इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1200 टू 1750 और तीसरा है हमारा 446C इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 757 टू 1947। तो इसमें से एक आप चूज कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में चूज किया होगा। तो ये हो गया हमारे कोर कोर्स। अब जो है वो लास्ट जो आपका पेपर होगा वो होगा जेनरिक का।
तो जेनरिक जो है वो आपका जैसे यहाँ पे है 449 HIST 449 इंडियन नेशनल मूवमेंट्स 1858 टू 1947। तो ये जो है वो हिस्ट्री के स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करेंगे। तो पिछली बार जो आपने लिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में था ये ना आपका जेनरिक, थर्ड सेमेस्टर में नहीं था, फिर फोर्थ सेमेस्टर में है आपका। तो सेकंड सेमेस्टर में मान लो आपने हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस लिया था, सोशियोलॉजी लिया था, या आपने संस्कृत लिया था, या हिंदी लिया था, वटएवर जो भी आपने लिया था वही जो है वो आपने इस बार भी ऑप्ट करना है ना। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आपने सेकंड सेमेस्टर में कौन सा ऑप्ट किया हुआ था। ये जो 449 है अदर देन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस वाला ले सकता है इसको, सोशियोलॉजी वाला ले सकता है, पब्लिक एड वाला ले सकता है, कोई भी जिसने कि हिस्ट्री जिसका मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो ये आई थिंक आपको आउटलाइन जो है वो कोर्स की क्लियर हो गई होगी। आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे 443 इसकी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है। यही हमने जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे कॉलेज में हमारे उनको ऑप्ट किया था, रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशनरी। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे 4 यूनिट रहते हैं। काफ़ी इजी है, ये यूरोप की हिस्ट्री है पूरी की पूरी। इसमें जो रेवोल्यूशन जो मूवमेंट हुए हैं उस वक्त, सोशल मूवमेंट्स या कल्चरल मूवमेंट्स है ना, या रशियन रेवोल्यूशंस इसमें आता है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो काफ़ी ईजी है, ये इसको भी आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा 442 इसमें इंडियन हिस्ट्री है। तो ये थर्ड सेमेस्टर में था पहले, कंटेम्प्रेरी इंडिया करके कोर्स 1947 टू 19। तो इसकी अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर की बुक हो तो ये सेम है, आप यहीं से आप इसको कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद का भारत है ये। तो इसके जो टॉपिक है वो आज़ादी के बाद हमारे क्या क्या रहा है, कुल मिलाकर इसमें भी जो है वो हमारे 4 यूनिट रहेंगे, है ना। इसमें जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा इन टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये है 442, है ना। तो ये चॉइस आपकी है कौन सा आपने ऑप्ट करना है। बाकी फिर है हमारा पेपर 15C जो कि आपका स्पेशलाइजेशन है। 2 जो आपके A और B है उसकी बुक्स जो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, ओनली मॉडर्न की अवेलेबल होती है। तो यह है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया, है ना। 446C का ये हमारा कोर्स है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इसमें सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया, तो ये बुक्स अवेलेबल है। आप इसको मतलब आपने तभी चूज करना है जब आपने इसको जो है वो पहले प्रीवियस सेमेस्टर में आपने मॉडर्न चूज किया होगा तब, है ना। तो इसमें भी 4 यूनिट है। हिस्टोरियोग्राफी का पहला है, सोशल स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़े ब्रिटिश रूल के, काफ़ी इजी है ये, फाइनल ईयर में आपने पढ़े हुए हैं। फिर सेकंड में द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न लर्निंग क्या था, प्रेस का क्या रोल रहा इंडिया में, और एजुकेशन कैसे कैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई। थर्ड में जो है वो मिडिल क्लास मूवमेंट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, काफ़ी इजी है, राजा राम मोहन राय है, ब्रह्मो समाज है, रामकृष्ण मिशन है। और फोर्थ में जो है वो डिफरेंस क्लास मूवमेंट है, पार्टीशन पोजीशन ऑफ वीमेन इन एनिशिएंट इन मॉडर्न इंडिया, उसकी लीगल पोजीशन क्या है। तो काफ़ी इजी है ये, इसको अगर आपने ऑप्ट किया है तो ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। फिर है 16C इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1947। इसमें भी फिर यूनिट 4 है हमारे। हिस्टोरियोग्राफी है, नेचर ऑफ प्री कैपिटलिस्ट एग्रियन इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिशर्स से पहले की हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, स्टेज ऑफ कॉलोनाइजेशंस एंड कॉलोनियल स्टेट्स कैसे कैसे इंडिया में जो है इसके डिफरेंट स्टेज क्या रहे। फिर सेकंड ब्रिटिश एग्रियन पॉलिसीज, उसमें रेतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी व्यवस्था है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कैसे कैसे हुई, जिसमें कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना। और इंडेटनेस जो है वो कॉलोनियल इंडिया में जो ऋणग्रस्तता क्या थी, उसका क्या एटीट्यूड रहा ब्रिटिश पॉलिसीज का इंडियन के प्रति। यूनिट थर्ड जो है ट्रांसपोर्टेशंस और कम्युनिकेशन के सोर्स कैसे डेवलप हुए इंडिया में, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ, शिपिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कोल, आयरन, स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, और इंडस्ट्रियल लेबर्स मूवमेंट और लेबर ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुए। फोर्थ यूनिट एक्सटर्नल ट्रेड प्राइस मूवमेंट है इंडिया में, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे क्या क्या था कॉलोनियल पीरियड में, और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसकी शुरुआत कैसे हुई, और ब्रिटिश वर्सेस इंडियन व्यू ऑफ डेवलपमेंट, भारतीय और जो ब्रिटिशर्स थे उनका डेवलपमेंट के प्रति क्या व्यू रहा। तो ये कुल मिलाकर हमारे जो है वो 3 कोर्स हैं। जो मॉडर्न का है आपका वो अदर देन हिस्ट्री के लिए रहेगा। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको वीडियो को शेयर करें।
और आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी एमए से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।